हिंदी कहानी 5वां दिन। मेहमानों वाले दोनों कमरों में इस बार तो रंग भी पुतवाना पड़ा, पर चलो अच्छा ही हुआ, अच्छे तरीके से सफाई हो गई। माया बोली। काम भी तो कितना करना पड़ा, रहते रहते घर में पुताई करवाना आसान काम है क्या बड़ी भाभी? सुधा ने कहा तो माया ने हामी भरी। वही तो। फिर माया की ही बात दोहराती सुधा कहने लगी, ये बात भी है कि 2 3 4 साल में पुताई हो जाना ज़रूरी भी है। कमरा जैसे नया नया हो जाता है। अब 2 दिन तो हम इनमें कोई काम नहीं करेंगे। प्रेमो सुबह आएगी, वही साफ करेगी। हाँ भाभी, दोनों दिन दिन में 3 4 बार साफ करने के लिए कहेंगे उसे। कमरे से थोड़ी रंग की महक हटेगी तो ही बनवारी फर्नीचर जमाएगा। हाँ, और उसके बाद ही सजाएंगे कमरे, धीरे धीरे। अभी तो त्योहार में दिन है। हाँ, पर तैयारी भी तो रह जाती है अभी। हॉल में से प्रशांत निकला तो उसकी ओर पलटकर माया बोली, बनवारी से बात हुई क्या? वो जो खाना पकाने वाली आने वाली थी उसके बारे में? जी भाभी, हो गई। जमुना लौट आई है अपने मायके से, वही आ जाएगी 1 2 दिन में आपसे मिलने। माया और सुधा ने चैन की सांस ली। त्योहार देखेंगी, मेहमान देखेंगे या रसोई करेंगे? हर साल की बात थी। चैत के नवरात्रों में घर में त्योहार का माहौल होता। 10 12 दिन के लिए बहन भी ससुराल से आ जाती। व्रत उपवास पूजा पाठ, ये मंदिर वो मंदिर चलता। अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन और भंडारा होता। बहुत बड़ा नहीं, 5 पड़ोसी और नज़दीकी रिश्तेदार। घर की प्रथा थी, चल रही थी। कुछ 10 12 वर्ष पहले प्रिया 10 वर्ष के साथ के बाद प्रशांत को छोड़ गई थी। उसे विदेश ही जाकर बसना था और प्रशांत को यहाँ ही रहना था। बच्चे बांट लिए गए। रोहन प्रिया के साथ चला गया और स्नेहा प्रशांत के पास रह गई। इन 20 22 वर्षों में उसने स्नेहा को खूब दुलार दिया। उसके लिए मम्मा पापा दोनों ही हो जाता रहा। कितने ही वर्ष घर से दूर रहने के बाद घर के कई सारे रीति रिवाजों से अब उसे चिढ़ होने लगी थी। औरतों के ये जमावड़े उसे फूहड़ लगने लगते और इन सब स्त्रियों से भिन्न व्यक्तित्व वाली प्रिया की उसे याद आने लगती। हालांकि पिछले 3 वर्षों से नवरात्रि के त्योहार के समय बात कुछ बदलने सी लगी थी। त्योहार में पहले 5 दिनों के लिए सुजाता की ननद विदिशा भी हर वर्ष आने लगी थी। उदास सी दिखती, बहुत अंतर्मुखी। पता नहीं क्यों प्रशांत को वो अपनी सी लगने लगी थी। विदिशा को भी घर पर हो रहे नवरात्रि के त्योहार से कुछ लेना देना नहीं था। 5 दिन वो प्रशांत के शहर में रहती, नवरात्रि के आयोजनों को घूम घूम कर देखती, कुछ लिखती रहती और फिर 5वें दिन लौट जाती किसी दूसरे शहर नवमी का आयोजन देखने। प्रशांत भैया, भंडारे के बर्तनों का इंतजाम हो गया? सुधा ने अपने देवर से पूछा। उसका मन हुआ कि भाभीियों से पूछे, विदिशा आ रही है ना इस वर्ष भी? पर उसने कहा, इंतजाम हो गया। पंडित जी से भी बात हो गई है। मझले भैया ने कहा था कि आप दोनों को बता दूं। और बत्तलों का इंतजाम वो हो गया? प्रशांत के मन ने पूछा। विदिशा के कमरे का इंतजाम वो हो गया? पर उसने कहा, पत्तलें और दोने सब हो गया। वो वहीं हॉल में बैठ गया और कल्पना करने लगा कि यदि उसे विदिशा के लिए कमरा सजाना होता तो वो बहुत हल्की ग्रे रंग की दीवारों पर सेल्फ प्रिंट के खूबसूरत सफ़ेद पर्दे डलवाता, या फिर सफ़ेद दीवारों पर हल्के ग्रे पर्दे, सफ़ेद चादर पर बादामी कवर और फ्लावर वास में सफ़ेद फूलों के गुच्छे। वहाँ विदिशा की किताबों के लिए रैक लगवाता और लिखने की मेज गार्डन की तरफ खुलती खिड़की की ओर। फिर खींच उठता। खिड़की के बाहर उन दिनों ऐसी हरी घास पौधे और फूल थोड़े ना दिखते हैं। वहाँ तो मेहमानों के इंतज़ाम के लिए कनातें लगी रहती हैं, हल्के कपड़े और भद्दे रंगों वाली। पता नहीं विदिशा उसे कैसे सहती होगी। उसने फ़ोन निकाला, कुछ लिखा, हटाया, फिर लिखा, फिर मिटाया और फिर फ़ोन एक और रख दिया। कुछ पल बैठा रहा, फिर घर के अपने वाले हिस्से में चला गया। एक साझी
आंगन के एक और पंक्ति में तीनों भाइयों के लिए एक जैसे घर पिताजी ही बनवा गए थे। माँ जब तक थीं, रहती तो बड़े भैया के यहाँ थे, पर उनका कमरा जैसे सबका साझा ही था। अपने आप में स्वतंत्र होते हुए भी एक संयुक्त परिवार की तरह जीवन आपस में जुड़े हुए थे, विशेष रूप से आयोजनों, उत्सवों जैसे विशेष दिनों में। मंदिरों और रीतियों के इस शहर में जीवन अब भी थमा हुआ था। दोनों बड़े भाइयों की मुख्य मंदिर के पास दुकानें थीं और प्रशांत ने कॉलेज में पढ़ना लिखना चुन लिया था। वो इस शहर के आस्था प्रमुख जीवन से बहुत दूर प्रज्ञा की दुनिया में चला गया। उसका जीवन अपने शहर की भीड़ से अलग हुआ। एक अलग समाज से कॉलेज में ही पढ़ाने वाली प्रिया उसके साथ आई, टिकी, छटपटाई, फिर पंख फड़फड़ाकर उड़ ही गई। प्रशांत ने स्नेहा पर पूरा स्नेह उंडेल दिया। उसके लिए माँ होकर उसे समेटते, उसे दोस्त बनाते, पिता की ही तरह उसे पोसते भी प्रशांत अपनी तकलीफ़ों में बहुत अकेला रह गया। स्नेहा पहले जब स्नातकोत्तर के लिए हॉस्टल और फिर उच्च अध्ययन के लिए विदेश गई, उस समय दोनों पिता पुत्री ने मिलकर निर्णय ले लिया था कि नौकरी के वे कुछ अंतिम वर्ष प्रशांत अपने ही शहर में लौट आएगा। घर का अपना वाला हिस्सा ठीक ठाक करवा कर वो वहाँ रहने लगा। सोचा था पुराने संबंधों को फिर से जिएगा, भाई होंगे, पुराने दोस्त होंगे, नए बनेंगे, अकेला नहीं होगा वो। पर ऐसा हुआ नहीं। शहर धीमा था, यहाँ का रहन सहन, समझ, मूल्य सभी की गति धीमी थी, सब कुछ अभी संकुचित था। प्रशांत लौट तो आया था, पर सबके बीच होता हुआ भी अकेला ही था। स्नेहा से बस फ़ोन पर बात हो जाती, बहुत ही कम आ पाती थी वो यहाँ। भारत लौटती तब वे दोनों यहाँ कम ही रुककर किन्हीं दूसरे स्थानों पर घूमने निकल जाते। बस वही कुछ पल उजले होते प्रशांत के लिए। उसे रोहन की भी बहुत याद आती। यूँ नहीं था कि रोहन गया तो गया। अपनी अलगाव की दीवार को प्रिया और प्रशांत दोनों ही ने बच्चों में पनपने नहीं दिया था, पर समय, स्थान और स्वभाव रिश्तों में दूरी बनाने ही लगते हैं। रोहन के अभाव से बना निर्वात स्नेहा नहीं भर सकती थी। उस खालीपन की कचोट भला कैसी थी, ये तो प्रशांत के भीतर का पिता ही जानता था। और प्रिया के बिना बना गड्ढा वो किसी भी और रिश्ते से भरता ही नहीं था। इतने वर्ष बीत जाने के बाद प्रशांत अब उस गड्ढे में गिरता डूबता नहीं था, पर यह भी नहीं था कि उसे प्रिया की बहुत याद आती हो या कि वो फिर से प्रिया के साथ जीना चाहता हो। परंतु वो रिक्ति, वो गड्ढा तो वहाँ था ही। उसके यूं तो व्यस्त दिखते जीवन में बाहर से सब सहज ही दिखता, पर असल में वहाँ खालीपन, गड्ढे और रात थी, बहुत लंबी रात। उसके कमरे की खिड़की जहाँ से नदी दिखती, जंगल, पहाड़ और फूलों से भरे पेड़ दिखते, वहाँ बैठ प्रशांत को सहसा फिर अपने भीतर एक नदी सी बहती महसूस हुई। वो नदी जगमगाने लगी, खालीपन, गड्ढों और रात को ढांप देती हुई। उसने फ़ोन उठाकर विदिशा को लिखा, आ रही है ना आप इस वर्ष भी? जी आ रही हूँ, स्माइली इमोजी। नदी थोड़ा और जगमगाई, उछली और चमक गई। प्रशांत फ़ोन पर लिखने मिटाने लगा, फिर चोरी पकड़े जाने की सी लज्जा से उसने बस 2 शब्द लिखे, स्वागत है। वहाँ से जवाब आया, नमस्ते, एक नमस्ते इमोजी के साथ। उसने खुश होकर अपने लिए चाय बनाई। किताबों से भरे सलीकेदार कमरे में बैठ उसे लगने लगा, माया भाभी, सुधा भाभी ऐसा कमरा कहाँ सजा पाएंगी भला। और पूरे 5 दिन विदिशा को भद्दे रंगों और फूहड़ अभ्यंतर के बीच रहकर लिखना होगा। कैसा शहर है ये कि यहाँ विदिशा को लेकर वो कुछ कह कर नहीं सकता। मेरे शहर की मेहमान होगी और मैं उसे कुछ रुचिकर परोस भी नहीं सकता, उसने सोचा। फिर वो अपने आप में मुस्कुरा दिया, मेरी ही मेहमान होना चाहिए था उसे। वो अपने आप में गुनगुनाने लगा, स्केचबुक निकालकर पहाड़ की चोटियाँ उकेरने लगा। मन नहीं लगा तो उसने उठकर एक और चाय बनाई, पसंद की किताब उठाकर एथलीटी मुद्रा में पढ़ने लगा। नवरात्रि के दिन पास आ रहे थे। घर के सभी सदस्यों के साथ साथ प्रशांत अपने हिस्से की जिम्मेदारियां निभा रहा था।
कॉलेज का प्राध्यापक होना कई सारी व्यवस्थाओं को उसके लिए आसान बना देता था, जिसके चलते कम से कम भाई भाभीियों की नज़र में वो बाहर का आदमी नहीं रह जाता था, बल्कि घर का सम्मानित सदस्य होता। फिर भी त्योहार की व्यवस्था को लेकर उसकी निष्ठा के केंद्र में विदिशा कैसे हो सकती थी भला, जबकि उससे संबंधित व्यवस्थाओं में प्रशांत की कोई भूमिका ही नहीं थी। उस सब के लिए बस 2 दिन बचे थे, जब शाम के समय हाथ में बंद किताब लिए प्रशांत खिड़की पर आकर नदी को तकने लगा। भतीजे ने कहा, रात का खाना घर पर आकर ही खा लेना चाचू, पापा ने कहा है सब साथ बैठकर बाकी की तैयारियों की बात कर लेंगे। बड़े भैया की बैठक में वो कुछ इस तरह से बैठा कि दोनों दरवाज़ों के भीतर से मेहमानों वाले दोनों कमरों के कुछ हिस्से उसे दिख रहे थे। माया भाभी ने कहा, चलो मेहमानों के दोनों कमरे तैयार हो गए, ये पीछे वाला सुजाता दीदी का और ये आगे वाला विदिशा का। फिर भाभी ने जोड़ा, तीसरे दिन मेरी बहन अपने बच्चों के साथ आ रही है नवमी के भंडारे के लिए। 2 दिन के लिए उसकी व्यवस्था कहीं और करनी होगी, फिर तो चलो विदिशा लौट ही जाएगी। उन्होंने कुछ यूं कहा कि जैसे विदिशा का आना उन्हें खल रहा हो। सुधा भाभी ने कहा, तो विदिशा को मेरे यहाँ ठहरा देते हैं ना भाभी, मैं तो कह रही हूँ शुरू से। नहीं नहीं, उसे यहाँ ही रहने दो, बड़े भैया ने कहा। सुजाता की ननद है और शायद इस बार आखिरी बार है, अगले वर्ष से शायद ना ही आए अगर काम पूरा हो गया तो क्या हुआ, हमारे यहाँ ठहराने में क्या समस्या है, सुधा भाभी ने कहा। माया भाभी निर्णय देती हुई बोली, अरे नया रंग किए कमरे को छोड़ उसे वहां ठहराएंगे सुजाता के कमरे से दूर, तो सुजाता को भी बुरा लगेगा और विदिशा को भी। मेरी बहन को ठहरा लेना 2 दिन अपने यहाँ। माया भाभी ने कह दिया तो कह दिया, निर्णय हो गया था। मंझले भैया कुछ नहीं बोले, प्रशांत से सलाह लेने की तो ज़रूरत ही नहीं थी। वो कमरे के भीतर देख पा रहा था, दीवारें गुलाबी रंग से पुती थीं और पलंग पर बड़े बड़े फूलों वाली चटक हरे रंग की चद्दर बिछी थी। सुसंस्कृत किसी महिला की उस कमरे में वो कल्पना भी नहीं कर पाया। बेस्वाद से उसने मुंह फेर लिया। सुधा उसे खाने के मेन्यू पे नज़र डालने के लिए कह रही थी। ठीक है भाभी, सब अच्छा ही होगा, आप लोग हमेशा अच्छा ही करते आए हैं, कहकर उसने टाल दिया। तैयारियों पे अंतिम निर्णय हुए और बस बात हो गई। अंत में पता नहीं कैसे सुधा भाभी को स्नेहा की बात करने की याद आ गई। प्रशांत भैया, आपने स्नेहा से तो कह दिया है ना आने को? माया भाभी ने जोड़ा, हाँ भाई, आ रही है तो उससे कहना कि ढंग के कपड़े भी लेती आए, नवरात्रि के दिनों में अपनी तरह के कपड़े पहन को तो ना घूमे यहाँ। बड़े भैया ने घूर कर भाभी की ओर देखा। दर्द समेट कर प्रशांत बोला, वो नहीं आ रही है भाभी, आप फिक्र ना करें। रात देर तक प्रशांत के ख्याल स्नेहा में भटकते रहे। वही स्नेहा की माँ था। भले ही प्रशांत ने स्नेहा को एक मजबूत इंसान बनाया था, फिर भी स्वाभाविक रूप से ऐसे कटु प्रहारों से उसे बचा पाने की प्रवृत्ति उसमें माँ की तरह जग रही थी, जबकि स्नेहा को इस संरक्षण की कोई आवश्यकता थी ही नहीं। वो एक सुलझी हुई युवती थी और अपना ख्याल रखने में सक्षम भी। प्रशांत उदास हो गया। कभी कभी ये सोचकर उसे खेद होने लगता कि उसने यहाँ आकर रहने का निर्णय ही क्यों लिया। फिर ये सोचकर वो और भी उदास हो जाता कि वो कहीं और का है भी नहीं, इस शहर के अलावा और कहाँ चला जाता वो। कल से नवरात्रि का त्यौहार शुरू होने वाला है, घर में शोर है, टेंट हाउस वाले आ गए हैं, कनाते और बंधन बार लग रहे हैं। जमुना ने आकर रसोई घर संभाल लिया है। प्रेमो और बनवारी बाकी सब काम देख रहे हैं। दोनों भाभीियों ने सुजाता के बड़े बड़े उपहारों से लेकर पड़ोस और रिश्तेदारों के छोटे मोटे सब उपहारों की व्यवस्था कर ली है। फिर भी वे दोनों बहुत व्यस्त दिख रही हैं। बनवारी, यहाँ नीचे बैठने के लिए गद्दे नहीं डलवाए? जमुना, नाश्ते का क्या हुआ? और रात में जिमीकंद बन भी पाएगा? कब आएगा, कब कटेगा, कब तलेगा और कब तरकारी बनेगी? प्रेमो, जरा फिर से झाड़ू लगा देना यहाँ। इन 10-11 दिन इन दोनों का काम करवाते रहना होगा, और ये काम भी होगा कि कहीं से चादर कहीं से पर्दा खींच उन्हें व्यवस्थित करते व्यस्त दिखते रहना होगा।
सुजाता दीदी और विदिशा आप पहुँचे हैं घर और भाभियाँ अतिरिक्त हरकत में आ गए हैं। माया भाभी ने पानी के लिए जमुना को आवाज़ लगाई है और सुधा भाभी स्वयं ही ट्रे में पानी के गिलास संभालती मुस्कुराती मुस्कुराती पहुंच गई हैं। सुजाता इस पर बच्चों के साथ आई है। मझले भैया बनवारी को साथ लेकर सबका सामान उनके कमरों तक पहुंचा रहे हैं। बड़े भैया व्यस्त से दिख रहे हैं, हालांकि इस सब में अपनी भूमिका को लेकर शायद सोच में है। प्रशांत तैयारियों में सहयोग के बाद अब नवरात्रि के कार्यक्रमों में कोई भाग नहीं लेगा, नवे दिन की अनिवार्य पूजा के अतिरिक्त। वो आकर सुजाता और बच्चों से मिला है। विदिशा को उसने संक्षिप्त शालीन अभिवादन किया है। सुजाता ने आते ही उसे बता दिया है कि इस वर्ष उसे विदिशा की सहायता करनी होगी। विदिशा कह रही है, आपके घर में त्योहार है और व्यस्तता के दिन है। मुझे बुरा तो लग रहा है, पर ये वर्ष मेरी इस शोध को समेटने का वर्ष है। कुछ अतिरिक्त जानकारियां एकत्रित करनी है। मुझे आपसे सहयोग की अपेक्षा है प्रशांत जी। सुजाता बोल पड़ी, अरे प्रशांत को इस त्योहार से कोई लेना देना नहीं है दीदी। इसे यहाँ से दूर रहने का मौका मिलेगा तो ये खुश रहेगा। क्यों प्रशांत? मेरा सौभाग्य है। आपको जब भी ज़रूरत हो बताइएगा, उसने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। प्रशांत को लगने लगा है कि जैसे वर्ष भर वो इन्हीं 5 दिनों का इंतज़ार कर रहा हो। अभी तो कितनी ही मिली जुली भावनाएं थी। जब आप किसी का इंतज़ार कर रही हो तो इंतज़ार ख़त्म होते ही एक भय पनपना शुरू हो जाता है, ख़ास तौर पर जब साथ स्थायी ना हो। इतना लंबा इंतज़ार और केवल 5 दिन, ये तो चुटकियों में ख़त्म हो जाएंगे। पर उसे इस तरह से सोचना भी क्यों चाहिए? ना तो विदिशा उसकी प्रेमिका है, ना ही इस तरह की कोई संभावना। वो ठीक से सोचे तो विदिशा उसके जीवन के खाली गड्ढों में कहीं फिट भी नहीं बैठती। वो ना स्नेहा हो सकती है, ना प्रिया। इस तरह सोचे तो उसे लगता है कि विदिशा का इंतज़ार और उसे लेके खुशी शायद बस अपनी तरह के किसी इंसान से मिलने की खुशी है, ऐसे जैसे परदेश में कोई अपनी तरफ वाला मिल जाए। वो प्रिया के बारे में सोचने लगा है। यदि प्रिया और वो साथ साथ इन वर्षों में एक ही दिशा में बढ़े होते, तभी ना वे एक दूसरे के पूरक होकर एक ही अस्तित्व होते। इतने वर्षों के एकाकीपन में जब वो स्वयं अपनी रिक्तियों के साथ ही संपूर्ण है, तब किसी के भी साथ जीवन या संबंध शुरू करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। ये सोचकर भी उसे भय लगता है कि कितना जीवन एकाकी ही बीत गया। उसके जीवन में स्नेहा है, पर वो उससे अलग स्वतंत्र इकाई है, किसी वृक्ष का हिस्सा लग रही पंछी की भांति। यदि प्रिया और प्रशांत एक साथ पनप पाते तो इतने वर्षों में 2 अलग पौधे ना रहकर एक वृक्ष बन गए होते। और विदिशा? उसे तकलीफ होने लगी। विदिशा का परिवार है, पति है, बच्चे हैं। वो उदास एकाकी दिखती है, पर होगी तो नहीं। इस वर्ष उसका शोध पूरा हो जाएगा, फिर क्या पता वो कहाँ मिले, कब मिले। स्नेहा उसकी शाखाओं में बहुत भीतर तक घुस आने वाला पंछी है। स्नेहा के लिए प्रशांत घर है, और विदिशा के लिए? विदिशा का घर, उसका घोंसला कहीं और है, या फिर कि वो किन्हीं और पंछियों का घोंसला है। उसके दिल से उठकर टीस उसकी आंखों तक पहुंच आई। उसने खुद से कहा, हट, लड़के भी कहीं रोते हैं। फिर उसने खुद को बताया, क्यों भला, क्यों नहीं रोते? उन्हें भी अकेला लगता है, उदास लगता है, निराशा होती है, अस्वीकृत होने का दर्द होता है। बहुत बिंधता है उनका मन, बस इस पर कोई बात नहीं करता। उनके लिए ना कोई कांधा होता है, ना कान। वो सोचने लगा, विदिशा मेरी प्रेमिका नहीं, पर वो मेरा जैसा सोचती है। उसकी सोच विस्तृत है और वो मुझे समझती है। मैं उसका दोस्त होना चाहता हूँ, पर भला ये भी कोई शहर है दोस्त बनाने के लिए? हेलो, हेलो स्नेहा। उदास क्यों हो पापा? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे थोड़ा जुकाम है बस। पापा, मैं फ़ोन में से आपको देख रही हूँ, जैसे हर शाम मेरे चेहरे में आप मेरा स्कूल, मेरा पूरा दिन देख लेते थे। मेरी अम्मा हो? हाँ, वो तो मैं हूँ ही। वो कठिनाई से हंसी। प्रशांत रुधा रहा। स्नेहा फिर बोली, पापा, ये भी कोई शहर है जहाँ कोई अपनी तरह के दोस्त भी नहीं बना सकते? पर स्नेहा, यही मेरा शहर है बेटा। आप दोस्त बनाओ पापा। यहाँ आपकी तरह के लोग नहीं तो यहाँ वहाँ बनाओ। दादी अम्मा, कितने ही दोस्त तो हैं मेरे,
तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें पता है मेरे कई दोस्त हैं, मैं बात करता हूँ। यूँ भी मैं कई सारे कामों में व्यस्त रहता हूँ, समय ही कहाँ है मेरे पास उदास होने को। वैसे दोस्त नहीं, साथी चाहिए आपको, जहाँ आप चुपचाप भी साथ हों। तुम्हें कहाँ से लाऊं साथी? वो झूठ मूठ को हंसा। लौट जाओ ना वहाँ जहाँ किसी का हाथ थामे अपना दिल उड़ेलो तो सामने दोस्त ही मिले। आपको स्नेह चाहिए, बहन हो भले दोस्त, सौम्य स्नेह, अ टेंडर कंपेनियन, अ जेंटल सपोर्ट। कोई ऐसी हो जो आपकी मित्र बने तो वृथा भय ना हो उसके जीवन में, या फिर कोई ऐसी हो आप जैसे समझ रखती हो और साथ ढूंढती हो। ये क्या कह रही हो? आई डोंट थिंक ऑफ सेटलिंग अगेन। सेटलिंग कौन कह रहा है? शिफ्टिंग, जहाँ दोस्ती में जेंडर आड़े ना आए। स्नेहा, माई लिटिल लव, आई विल थिंक इट ओवर। आखिरी दिन विदिशा का काम पूरा होने के बाद वो और प्रशांत घर लौटते चाय के लिए बैठे बात कर रहे थे। तो अब आपका काम पूरा हो गया विदिशा जी, कल लौट रही हैं आप? पूरा हो ही गया, वो मुस्कुराई। वैसे तो मैंने अपनी समझ से सारी जानकारियां जुटा ही ली हैं, अब तो लिखना ही है। उस प्रोसेस में यदि लगा कि कुछ छूट गया है तब शायद एक आध दिन के लिए मुझे बीच बीच में आना पड़े। बहुत शुभकामनाएं इस प्रोजेक्ट के लिए, और आप मुझसे कह सकती हैं कभी भी कोई सहायता चाहिए हो तो। आप हमेशा इतना कम ही बोलते हैं क्या? हमारे शहर में हम सब मित्र खूब मिलते हैं और बतियाते हैं, कभी खूब सारे और कभी दो या तीन ही। ऊर्जा मिलती है, नई दृष्टिकोण भी, और बात कह देने का संतोष भी। प्रशांत मुस्कुराया। मुझे तो आप भी बहुत अंतर्मुखी लगती हैं। अपने मित्रों के साथ पसंद के विषयों पर बहुत बात कर लेती हूँ मैं, वो कहती रही। यहाँ का माहौल और यहाँ का जीवन देखती हूँ, फिर आपको देखती हूँ, कभी कभी सोचती हूँ आपको घुटन नहीं होती यहाँ। अब क्या ही कर सकते हैं। कभी कभी हमारे शहर आ जाया कीजिए, बहुत दूर नहीं है, यहाँ से बहुत अलग है वहाँ का जीवन। खुली चर्चाएं, विस्तृत सोच और दोस्ती में बहुत सहजता। आपको अच्छा लगेगा हमारे दोस्तों के साथ। कभी आप और मैं झील तक चले चलेंगे, वहीं मेरे पति सतीश का ऑफिस है, उनका साथ आपको बहुत भाएगा। ज़रूर आऊँगा उनसे मिलने। वे दोनों अपने अपने काम, अपनी पसंद की बातें करने लगे। तभी सतीश का फ़ोन आ गया। बात करते हुए वो खुश लग रही थी। हाँ, हाँ, हाँ। सतीश, त्योहार का ये चौथा दिन है और मेरे यहाँ पहुँचने का पाँचवा। कल? हाँ, कल ही निकलूँगी। अभी मैं प्रशांत जी के साथ चाय पी रही हूँ। अच्छा, बात करेंगे? प्रशांत जी, सतीश है, बात कीजिए, बात कीजिए, उसने चहक कर कहा। सतीश फ़ोन पर प्रशांत को अपने शहर आने का निमंत्रण दे रहा था। उस शहर आने का जहाँ बहुत सारे लोग थे। वे पढ़ते, खुला सोचते, पढ़ी और सोची पर खुलकर बात करते। विदिशा मुस्कुरा रही थी और प्रशांत सतीश से बात करता हंस रहा था। आज शाम की फ़ोन कॉल पर स्नेहा भी बहुत मुस्कुराने वाली थी, या फिर बहुत भावुक हो जाने वाली थी।